प्रियंक खरगे की ये मांग है, रजिस्टर करवाइए आरएसएस को। क्यों नहीं करवाया अब तक? ये रजिस्ट्रेशन से इसलिए डर रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है कि इनके पास पैसा आ रहा है, बहुत लोग जो पैसा दे रहे हैं वो कौन है वो भी सामने आ जाएगा। एक ताकत है, उस ताकत के सैकड़ों हाथ। अब अगर कोई दिक्कत हुई तो एक हाथ काट देंगे। महात्मा गांधी की हत्या में तो बहुत स्पष्ट था कि अगर नाथूराम गोडसे का कागज पे वो सब होता तो आरएसएस भी जाता, तो कोई प्रस्ताव थोड़ी पारित किया था उन्होंने। इन्होंने तुरंत कह दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) जो है वो कहता है कि नागरिकों को एसोसिएट होने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। नहीं, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। और उसके बाद अगर आप 12 मंजिला 3 टावर खड़ा करते हैं दिल्ली के हृदय स्थल पर अपने मुख्यालय के रूप में, तो ये पूछा नहीं जाएगा ये पैसा कहाँ से आया है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन से ये जितनी मुसीबतें हैं दूर हो जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, 60,000 से ज्यादा शाखाएं देश भर में जिस संगठन की लगती है, करोड़ों लोग जिस संगठन से मंसूब अपने आप को करते हैं, जिनसे राब्ता रखते हुए वो दिखते हैं, और जो संगठन देश के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, सांस्कृतिक संगठन अपने आप को कहता है, वो आरएसएस क्या गुप्त संगठन है? और क्या आरएसएस जानबूझ के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता है जिससे बहुत सारी सहूलियतें उसे मिले? या फिर मोहन भागवत का ये कहना कि नहीं भाई, हम कुछ भी काम छुप के तो कर नहीं रहे हैं, सारा काम हम खुलेआम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कई चीजें रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे हिंदू धर्म है वैसे आरएसएस भी रजिस्टर्ड नहीं है, और सरकार तो जानती है, नहीं जानती तो 3-3 बार प्रतिबंधित कैसे करती? इसमें दम है। प्रियंक खरगे की ये मांग कि आरएसएस अपने आप को पंजीकृत करे, और मोहन भागवत का ये बयान कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्या ज्यादा सटीक है? आरएसएस का गठन हुआ क्यों? आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर लगातार ये विवाद उठता क्यों जा रहा है, और प्रियंक खरगे ने फिलहाल ये बात कही क्यों है? क्या सब्सटेंस है, क्या इतिहास है, क्या पैसा इन्वॉल्व है इसमें, या कोई कैपिटल पूंजी जो सोशल कैपिटल होता है उसके बारे में बातचीत है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ये तो हो सकते हैं, संविधान अधिकार देता है आर्टिकल 19(1)(c) के तहत कि नागरिक जो है वो एसोसिएशन बना सकते हैं। कोई कानून ऐसा नहीं है जो बाध्यकारी हो कि आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो क्या प्रियंक खरगे की मांग असंवैधानिक है, या आरएसएस की जो पूरी क्रियाकलाप है वो असंवैधानिक है क्या? तो बड़ी गहराई में हमको जाना पड़ेगा। गहरी बातें होती है द थर्ड आई में। तो द थर्ड आई के इस एपिसोड में बातचीत इसी पर, प्रियंक खरगे की डिमांड या फिर मोहन भागवत का बयान ज्यादा सही क्या है, और आरएसएस को लेकर इस तरह के सवाल उठते क्यों हैं, गठन क्यों हुआ था आरएसएस का, और आरएसएस कहता है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? सरदार पटेल ने जब प्रतिबंध लगाया था तो इसके बाद एक शर्त ये थी। बहरहाल इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी के साथ होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। और बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है, खासतौर पे आरएसएस का कि कैसे वो गठन होता है, महात्मा गांधी की हत्या, और जितने फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी क्या लड़ाई थी, आरएसएस की क्या लड़ाई थी, आज़ादी के बाद किस तरीके से आरएसएस जो है वो बढ़ता रहा, धीरे धीरे प्रतिबंधित हुआ लेकिन रुका नहीं, तो वो गति कैसे पाई आरएसएस ने, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रियंक खरगे साहब कह रहे हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि 60,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और करोड़ों लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कानूनी ढांचा है आपका, वो बताइए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि संगठनात्मक संरचना जो आपकी है उसके बारे में बताइए कि कार्यालय जो हैं वो कार्यालय किनके हैं, कौन आपके अधिकृत प्रतिनिधि हैं, इसकी जानकारी, इसका विवरण जो है पब्लिक स्पेस में होना चाहिए। वित्तीय पारदर्शिता की वो बात कर रहे हैं कि दान, योगदान, जैसे भी आपकी कमाई होती है वो क्या है, खर्चा आपका क्या है, एसेट्स आपके पास क्या है, टैक्स अगर बनता है तो वो आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और पब्लिक प्रोग्राम्स जो आपकी होती है उनके लिए क्या जो नियम है, कायदे हैं, उनको फॉलो किया जाता है। प्रियंक खरगे की ये मांग है, रजिस्टर करवाइए आरएसएस को। क्यों नहीं करवाया अब तक? क्यों है ये मांग, क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है कि ये कोई अगर देखा जाए, प्रियंक खरगे ने जो पत्र लिखा है उस पत्र में भी कोई नकारात्मक बात नहीं कही है। उन्होंने कहा भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप खुद बताते हैं, जैसे आपने बताया इतनी शाखाएं, इतने लोग, तो आप, और बड़े बड़े कार्यकलाप हैं आपके, सामान्य संगठन नहीं है। अभी दिल्ली में जो उनका मुख्यालय बना है वो 12 मंजिला 3 टावर्स खड़े हुए हैं, जो उनका केशव कुंज नाम का मुख्यालय है। ये सब ऐसे तो नहीं हो जा रहा है। तो आप किस दायरे में आते हैं, आप ही बताएं कि आप एनजीओ हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस है। तो एनजीओ भी कुछ नियमों के तहत चलते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उन्हें अपने आय व्यय का विवरण देना पड़ता है। ये
आप सोसाइटी हैं तो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर होते हैं। तो प्रियांक खड़गे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि आप किस दायरे में आते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत देर से उठाया गया कदम है, क्योंकि इस तरह के संदेह, इस तरह की बातें तो शुरू से होती रही, क्योंकि आप इतने बड़े स्तर पे कार्यकलाप करते हैं और कोई घटना हो जाती, जैसे महात्मा गांधी की हत्या हुई। नाथूराम गोडसे आरएसएस का प्रचारक था, सब जानते हैं। इन्होंने तुरंत कह दिया कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, जबकि सरदार पटेल के आप पत्र देखें जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी। आरएसएस ने इस देश में नफरत का पूरा एक वातावरण बनाया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी की हत्या हुई। ये सरदार पटेल ने, जो उस समय गृह मंत्री थे, सारी सूचनाएं थी, ऑन रिकॉर्ड ये सब लिखा है। और इसीलिए उन्होंने मजबूर किया, जब इन्होंने कहा कि नहीं, हम पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो कहा कि नहीं, आप पहले संविधान बनाइए। और बाकायदा सरदार पटेल ने ही प्रतिबंध लगाया था और इन्हें संविधान बनाने के लिए मजबूर किया, और जिसमें उन्होंने लिखा कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। पर हम ये जानते हैं कि आज इस देश में जो सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी, वो दरअसल और कुछ नहीं, वो आरएसएस का एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। इससे कोई छिपा नहीं है। पहले जनसंघ और उसके चाहे बाद वो जो प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो, वो सारे आरएसएस से ही आते हैं। पहले इन्होंने जनसंघ का एक प्रयोग किया था, और जनसंघ 1977 में जनता पार्टी में उसका विलय हो गया था, वो भी आरएसएस ने ही बनाया था। और गुरु गोलवलकर, जो उनके दूसरे सरसंघचालक थे, उनका बड़ा मशहूर बयान था कि गाजर की पुंगी है, बजेगी बजेगी नहीं, खा जाएंगे। सीटी समझ लीजिए, ये आरएसएस के लिए, ये जनसंघ के लिए कहा। तो उन्हें 77 में जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसको विलय हो जाने दिया, और बाद में जनता पार्टी पे कब्जा करना चाहते थे, वो अलग बात है कि वो बाद में विभाजन हुआ। फिर 1980 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। और ये 1934 में महात्मा गांधी, इनके वर्धा में एक कैंप लगा था, तो वहाँ पे महात्मा गांधी को ये लोग ले गए कि देखिए, हम लोगों पे तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ठीक वो हैं। तो इन्होंने देखा, सोशल और कल्चरल, हाँ, तो गांधी जी ने देखा और वो यही पूछा कि ये खर्चा आप कहाँ से चलाते हैं। अच्छा, गांधी जी ने, हाँ, बाकायदा ये प्यारे लाल जी, जो पूर्ण आहुति लिखी है, उनके सचिव थे, इन्होंने कहा गुरु दक्षिणा से। अब गुरु दक्षिणा से आप इस देश में इतने बड़े बड़े आयोजन तो नहीं कर सकते हैं, और अगर इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, अभी कुछ दिन पहले कुमार मंगलम बिरला भी गए थे, अगर आपको सहयोग करते हैं तो उसकी कोई वजह है। उसी समय में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, तो उन्होंने एक पत्र लिखा सरदार पटेल को, और उसमें लिखा कि आरएसएस के संगठन की कार्रवाई या दस्तावेजों का कोई ब्यौरा नहीं है, सदस्यों का कोई इसमें रजिस्टर नहीं है, उसकी आमदनी और खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आरएसएस एक गुप्त संगठन की तरह चलाया जाता है। नतीजतन ये फांसीवादी तरीके से विकसित हुआ है और पक्के तौर पर सार्वजनिक शांति के लिए सरदर्द है। ये राजेंद्र प्रसाद जी महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल को उन्होंने ये लेटर लिखा, भारत के पहले राष्ट्रपति, हाँ, जो राष्ट्रपति बाद में बने, उस समय वो संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू तो लगातार इनके वैचारिक खतरे को बताते रहते थे, कैसे ये लोग किस दिशा में, जैसे हिटलर ने नाजियों से प्रेरणा ली, जैसे इन्होंने प्रेरणा ली, मुसोलिनी ने इटली में जो किया, तो मुसोलिनी से प्रेरणा लेकर ही इनका पूरा जो वर्दीधारी संगठन है, बीएस मुंजे गए, उन्होंने बनाया। गांधी जी 1947 के आसपास विभाजन का जो पूरा माहौल था, तो यहाँ पर ये उनको ले जाया गया, यहाँ पर एक उनकी शाखा थी दिल्ली में। तो गांधी जी ने जो इसके बारे में लिखा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने सुना है कि आरएसएस बहुत अनुशासित संगठन है और इसकी ताकत भारत के हित में या इसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हिंदू संस्कृति और धर्म की प्रार्थनाओं को इतना संकीर्ण न बनाएं कि गैर हिंदू, विशेषकर मुसलमान, डर जाएं और भारत में गुलाम बनकर रहने को मजबूर हों। यदि आप ये मानते हैं कि भारत केवल हिंदुओं के लिए जगह है भारत में और बाकियों को गुलाम बनाना है, तो यह हिंदू धर्म को नष्ट कर देगा। हिंदू धर्म असहिष्णु या बहिष्कारवादी नहीं है, ये सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 89 पेज 225 से 227 तक। तो महात्मा गांधी ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया था
जी। कि ये, और प्यारे लाल ने ही इनके विचारधारा संकीर्ण हाँ। थी, मुस्लिम विरोधी और थी। खास तौर पर आप लगातार मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ एक पूरा अभियान इन्होंने आज़ाद भारत में चलाया, उसके पहले भी चलाया। और इसमें हमें देखना होगा कि आरएसएस का गठन किन परिस्थितियों में हुआ था। 1917 में दरअसल कहा जाए तो रूस में क्रांति हो गई थी, पूरी दुनिया में समाजवाद का बहुत बड़ा एक बोलबाला हो रहा था। भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जो भगत सिंह की धारा थी वो तो पूरी तरह से अपने को बोल्शेविक रेवोल्यूशन ही भारत में करना चाहती थी। और उस समय आरएसएस सावरकर की प्रेरणा से 1925 में गठित होता है। और ये सीधे सीधे इन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी भारत में था सब मिलकर लड़ रहे थे, ये गांधी जी की कल्पना थी, एक आज़ाद भारत और एक नए राष्ट्र की इंक्लूसिव फाइट। इन्होंने उसमें तुरंत एक विभाजन का काम शुरू किया, जो दरअसल अंग्रेज भी चाहते थे। और वो ये था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा है उसको मुस्लिम विद्वेष पे बदल दो। मतलब आपका असली दुश्मन अंग्रेज नहीं है, आपका असली दुश्मन मुसलमान है। और ये बाकायदा गोलवलकर कहते भी हैं। जब 42 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और अंग्रेजों को उसके लिए दोषी ठहराया गया कि उन्होंने यहाँ पे अनाज वितरण नहीं होने दिया, वो अपना विश्व युद्ध के लिए या इंग्लैंड भेज दिया, तो गोलवलकर ने कहा कि हम इनको क्यों दोष दें, बड़ी मछली तो छोटी मछली को खाई जाती है, हमें क्यों इनको दोष देना चाहिए। दूसरी तरफ देवरस की अपनी डायरी है जो स्मृति कण के रूप में प्रकाशित है, नागपुर से खुद आरएसएस ने प्रकाशित किया है, जो इनके बाद में गोलवलकर के बाद जो बने आरएसएस के बाबा साहब देवरस, सरसंघ चालक बाला साहब देवरस। तो वो कहते हैं कि जब हम लोग नौजवान थे और जब सुना कि HSRA खास तौर पर भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी और ये सब, तो हमने कहा हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार जो इसके संस्थापक जी, उन्होंने 7 दिन तक हमारी क्लास ली कि कैसे हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नहीं जाना है। अच्छा, हाँ, मतलब देवरस साहब जो हैं उस धारा में जाना चाहते थे। हाँ, भगत सिंह बहुत से नौजवान, अब कोई आरएसएस में चला गया, उसे क्या पता कि इनकी क्या मंशा है, तो उसने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हमें शामिल होना है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं कर रहा, हमें अपनी ताकत को मजबूत करना। क्या थी वो ताकत? वो ये ताकत थी कि ये चाहते थे कि एक पूरा सैनिक दस्ते की तरह बनाया जाए, अंग्रेजों से न लड़ा जाए, और जब अंग्रेजों के जाने की कभी बात हो तो सत्ता पे हम कब्जा कर लें। इसीलिए BS मुंजे जब इटली से लौटे तो वहाँ जैसे ब्लैक शर्ट मूवमेंट था, यहाँ इन्होंने पूरा वैसे ही वर्दी सब कुछ तैयार किया। लेकिन जब 42 के आसपास जब अंग्रेजों ने कहा कि ये सैनिक तरीके से आप नहीं रहेंगे, तो इन्होंने तुरंत वर्दी अपनी बदल दी। पहले ये खाकी शर्ट पहनते थे, चमड़े का जूता पहनते थे, इन्होंने व्हाइट शर्ट कर दिया, चमड़े के जूते की जगह कैनवस का शू कर दिया। इस तरह से पूरी इन्होंने, तो अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े। यानी भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास है वो दरअसल अंग्रेजों के विरुद्ध जो एक लंबा संघर्ष चला, उपनिवेश के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ जो संघर्ष चला, वो भारतीय राष्ट्रवाद का, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। वही सफर है, वहीं से हम एक राष्ट्र के रूप में सामने आए जी। हम पहले इस तरह का राष्ट्र नहीं थे जैसे आज हैं। जैसे ये कहते हैं ना, हम तो हजारों साल से हैं, तो क्या था, हजारों साल से तो छोटे छोटे राज्यों में बटा ये पूरा उपमहाद्वीप था जी। और भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी वो भी अगर आप देखें तो 2 तरह की थी। एक थी ब्रिटिश इंडिया जिसमें कांग्रेस वगैरह खुलकर काम कर रहे थे, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स, रजवाड़े। वहां पर कांग्रेस को खुलकर अपने नाम के साथ आंदोलन करने की इजाजत नहीं थी, वहां अलग नाम, प्रजा कुछ मंडल इस तरह बना के पूरी लड़ाई लड़ते थे। लेकिन उसका प्रभाव गांधी जी के आंदोलन का, कांग्रेस के आंदोलन का, इनके नेतृत्व का पूरे देश में ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में विकसित होता गया। कम से कम आधुनिक संकल्प, यानी हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें बराबरी होगी, एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें सबको किसी का शोषण नहीं होगा, जिसमें सबको उसका अधिकार मिलेगा, जिसमें स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, उत्तर दक्षिण, इस सबका भेद नहीं होगा। और इन्हीं संकल्पों के आधार पर एक भारतीय संविधान बनता है। लेकिन इनको ये लग रहा था, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मतलब इस पूरी जर्नी में सर, जब भारतीय राष्ट्र का उदय हो रहा था उस वक्त आरएसएस कहाँ खड़ी थी? आरएसएस बिल्कुल बाहर थी आजादी की लड़ाई से, और कहती थी कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करनी। ऊर्जा कहाँ लगाना चाह रहे थे? वही एक ऐसे हिंदू धर्म के लोगों को इस तरह से संगठित करो कि
अंग्रेजों के जाते जाते मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध में कूदना है, उन सबको भगा देना है और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। मतलब गोलवलकर जो अपने किताब में लिखते हैं कि मुसलमान जो हैं यहाँ के लिए एलियन एलिमेंट्स हैं, वो हिंदुस्तान में तब तक रह सकते हैं जब तक हिंदू वो चाहें। एकदम सावरकर का सिद्धांत था। उन्होंने, देखिए, सावरकर के दो रूप हैं, एक 1910 के पहले के, जब वो एक क्रांतिकारी हैं, जब वो 1857 को पहली आज़ादी की लड़ाई बताते हुए किताब लिखते हैं और कहते हैं हिंदू मुसलमान मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, यही है। लेकिन जब वो अंडमान जाते हैं और जब वो आधा दर्जन से ज़्यादा माफ़ीनामे लिखते हैं और ये कहते हैं कि हमको छोड़ दिया जाए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो अंग्रेज़ यही चाहते थे कि आप हिंदू मुसलमान में विवाद पैदा करें, आज़ादी के का जो संघर्ष है उसको सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करें। और सावरकर निकल के वही काम करते हैं। उनकी जो हिंदुत्व जो किताब है उसमें साफ यही उन्होंने किया कि अगर आपकी पितृभूमि और आपकी पवित्र भूमि, पितृभूमि और पुण्य भूमि या पवित्र भूमि जो कह लीजिए, वो भारत में नहीं है, तो आप संदिग्ध हैं, आप असली भारतीय नहीं तो हो सकते। सीधी बात ही कह दी थी, सीधे कह दिया भाई, अब यरूशलेम हो या मक्का हो, वो भारत में तो हो नहीं सकता, है ना। तो यानी ऐसे सारे लोग वो पक्के भारतीय नहीं है, पहले दर्जे के भारतीय वो नहीं हो सकते। तो इसी सिद्धांत पे इन्होंने पूरा अपना शुरू किया और एक तरह से, और ये कहा कि नौजवानों को एक तरह से इस पूरे आंदोलन से अपने को अलग रखना जरूरी है। उसके और भी क्या कारण मैं भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक मानसिकता बता रहा हूं। क्या आरएसएस सोचता था, इन्हें यह नहीं लगता था कि अंग्रेज इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। वो कहते हैं, ये अगस्त 1947 में आज़ादी के कुछ समय बस उसी के आसपास फगवाड़ा में, पंजाब में ओटीसी कैंप लगा। ओटीसी आप जानते हैं, आरएसएस का एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप होता है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग, हाँ, उसका नाम ओटीसी है। उसमें भी होता है सर ये? हाँ, भी होता है। मतलब अगर आप आरएसएस में शामिल होते हैं तो एक प्रक्रिया है, धीरे लेकिन मेंबरशिप फॉर्म नहीं मिलेगा आपको शामिल होने के, आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन वो ओटीसी होता है और ओटीसी के बाद ही आप एक प्रचारक के रूप में आप पर विश्वास होता है। तो गोलवलकर क्या कहते हैं, जब भी बात हो रही थी कि भारत आज़ाद होने जा रहा है, तो गोलवलकर कहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि अंग्रेज चले जाएंगे? जिनके हाथों में सरकार की बागडोर दी जा रही है, यानी कांग्रेस, वे निकम्मे लोग 2 महीने भी काम नहीं चला पाएंगे। अंग्रेजों के पांव पकड़कर उनसे लौटने का आग्रह करेंगे। आरएसएस को पहले की तरह अपना काम करना चाहिए। संघ को सत्ता सौंप दी जाएगी। कम्युनिस्टों के साथ शारीरिक रस्साकशी होगी। उस समय एक्चुअली कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ये कहा था कि ये आज़ादी झूठी है और वो पूरी तरीके से एक सशस्त्र संघर्ष चाहते थे। और तेलंगाना में खास तौर पर किसानों का एक बड़ा आंदोलन, सशस्त्र आंदोलन चल रहा था। कम्युनिस्ट जो धारा थी, सीपीआई, और इसीलिए वो संविधान सभा में भी नहीं गई। हालांकि कुछ वर्ष बाद पहला चुनाव आते आते उन्होंने संसदीय व्यवस्था को स्वीकार कर लिया और उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन इनका ये था कि हम हिंदुओं को संगठित करें, नौजवानों को, और एक मिलिशिया बनाएं कि मौका पाते ही हम कब्जा कर। तो संसद इंसेप्शन जब शुरू हुआ था तभी से ये विजन था इन लोगों का। ये इनका, इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट था। लेकिन है क्या कि ये सामने कुछ कहते हैं और पीछे कुछ कहते हैं। इसमें एक किताब है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, देशराज गोयल, ये बड़ी प्रामाणिक किताब है। देशराज गोयल ये खुद आरएसएस में लंबे समय तक रहे, प्रचारक थे, और बाद में इनका मोहभंग हुआ जब इन्होंने बहुत करीब से देखा। ये 1979 की प्रकाशित किताब है और बेहद प्रामाणिक किताब मानी जाती है। इसकी शुरुआत वो करते हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश के एक अनुभव से। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे। पहले मुख्यमंत्री थे, यानी शुरू में दिल्ली राज्य था, बाद में फिर वो हट गया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को ही दे दिया गया। तो उस समय संघ का कोई कार्यक्रम था, तो केदारनाथ साहनी जो आरएसएस के एक बड़े नेता थे, वो उस समय यहाँ पे मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, एक तरह से आप मेयर समझ लीजिए या जो भी। तो वो चिट्ठी लिखी उन्होंने सबको कि हमारे कार्यक्रम में आइए। तो चौधरी ब्रह्म प्रकाश को भी लिखी। ये मेरा ख्याल है 60s के अंत में, 67-68 के आसपास किया। तो ब्रह्म प्रकाश जी ने जो लिखा जवाब, प्रकाश जी ने, चौधरी ब्रह्म प्रकाश ने, वो बताता है कि आरएसएस को किस तरह लोग समझ रहे थे और वही दरअसल असलियत है। वो लिखते हैं, मैं ये तो मानता हूं कि आरएसएस के लोग अनुशासित हैं, विनम्रता दिखाने की उन्हें ट्रेनिंग मिली है, उन्हें चरित्र हनन के लिए कानाफूसी का अभियान चलाने की पूरी ट्रेनिंग मिली है, विनम्रता पूर्वक नमस्ते करने वाले हाथों को असहमत व्यक्तियों को छुरा भोंकने की पूरी ट्रेनिंग मिली होती है। मैंने आरएसएस के लोगों से ये कहानी कई बार सुनी है कि शिवाजी ने विनम्रता पूर्वक आलिंगन करते हुए अफजल खां को मार डाला था। लगता है कि उस पराक्रमी वीर के चरित्र के अन्य पहलुओं को छोड़कर
संघियों ने अपने आचरण के लिए शिवाजी की इसी मूर्ति को आदर्श बना रखा है। यानी आप धोखे से, यानी आप कहिए कि संविधान बहुत अच्छा है, सर पे लगाइए, लेकिन पहला मौका पाते ही संविधान को बदल देना, यह शंका है। ये पूरा उनका, मैं अभी बताऊंगा कि वो शंका है या उनकी धारणा है और क्या वो करना चाहते हैं। किस तरीके से भारत की जो आज़ादी मिली, एक तो आज़ादी के पहले वो अलग थे, उन्हें बाद में जो सहयोग मिला, आपको ध्यान होना चाहिए कि उन्हें 1950 के आसपास की बात है, एक CIA का एक एजेंट हुआ करता था जी। उसका नाम था J.A. करान। जी। उसने पहली बार, जब महात्मा गांधी की हत्या से ये लोग बड़े वो हो गए कि अब ये अछूत टाइप हो गए, तो A.J. करान आए, उन्होंने इनकी जो है J.A. करान, उन्होंने इनकी छवि बनाने के लिए बाकायदा काफ़ी रिसर्च पेपर इधर उधर लिखे दुनिया भर के, और वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ये कैसे पता चला? 1967 में जॉन डी स्मिथ, ये एक CIA का एजेंट था, जो डबल एजेंट था, जो बाद में रशिया चला गया। उसने बताया कि दरअसल करान CIA का एजेंट। हाँ। तो शीत युद्ध में CIA ऐसे हर संगठन को मदद कर रही थी जो समाजवाद के खिलाफ खड़ा हो। और आप देखें गुरु गोलवलकर के समय खास तौर पर, जैसे हेडगेवार के समय तो हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है जैसी बात होती थी, सीधे सीधे समाजवाद को, मार्क्सवाद को अपना दुश्मन घोषित किया इन्होंने। यानी चालू भाषा में कहते थे मुस्लिम, मार्क्स और मैकाले, इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। तो 1967, अच्छा, ये जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ये शुरू से RSS भी करता रहा, बीजेपी के नारे 1967 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा 13 जून को, जिसमें यह कहा गया कि CIA ने भारत के इलेक्शंस में RSS को, यानी जनसंघ को बाकायदा फंडिंग की है, जनसंघ को और स्वतंत्र पार्टी को। और इस पर बड़ा बवाल हुआ, मतलब संसद में इस पे एक राज्यसभा में इस पर एक डिस्कशन भी हुआ। हालांकि ये लोग इनकार करते रहे, लेकिन जो दुनिया की पूरी परिस्थिति थी, हर जगह जो लोग इनके खिलाफ खड़े थे, खासतौर पर पूंजीवाद के खिलाफ, उस समय बड़ी लड़ाई थी शीत युद्ध के दिनों में, पूंजीवाद वर्सेस समाजवाद। और भारत को माना जाता था कि रूस के खेमे में है, समाजवादी झुकाव है। और इन्होंने लगातार, पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अगर आप वैसे देखें तो, एक तो संविधान जब बना तो कहा कि ये संविधान, इसमें तो कुछ भी भारतीय नहीं है, इसमें मनुस्मृति नहीं है। अब मनुस्मृति सीधे सीधे दलितों और स्त्रियों के लिए गुलामी का दस्तावेज है। अगर आप पढ़ें तो आपको इतनी बेचैनी होगी कि आप कह नहीं सकते। और उसको ये कहते हैं कि उसमें नहीं है। और इतना ही नहीं, कुछ दिन बाद बाकायदा एक आर्टिकल लिखा जाता है ऑर्गेनाइजर में, वो 6 फरवरी को छपता है। पहले तो जब ये 26 नवंबर 1949 को संविधान आत्मर्पित हुआ, तो 4 दिन बाद 30 तारीख को इन्होंने उसमें लिखा कि इसमें कुछ नहीं जो आप कह रहे हैं, और मनुस्मृति नहीं है। फिर 6 फरवरी को आर्टिकल छपा, मनु रूल्स अवर हार्ट, यानी मनु हमारे दिलों पर राज करते हैं। और ये कोई हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने लिखा था ऑर्गेनाइजर में बाकायदा। यानी भारत जो है वो तो मनुस्मृति के उससे ही बंधा हुआ है। तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ। और जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, उससे भी ये असहमत थे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उसका भी इन्होंने विरोध किया। जब इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स, जो पूर्व रियासतें थी, उनको जो मुआवजा दिया जाता था, उसको जब बंद किया, उसके भी। तो इनको 2 तरह से सहयोग मिला। एक तो आप जितने भी पूंजीवादी शक्तियां थी, यहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति थे, उन्हें लगा ये ऐसी धारा है, हमारे लोग हैं। और तमाम जो रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों ने भी इनको बड़ी मदद की। शुरू में खासतौर पर मध्य भारत में, या ग्वालियर वगैरह या तमाम जगह इनको बड़ी मदद मिली। मतलब एक तरह से सर, यहाँ पे गरीब जो भी प्रतिगामी शक्तियां थी, उनसे इनको संसाधन मिले, उनसे इनको सफलता मिली। और ये पूरी कोशिश करते रहे कि हिंदू समाज को एक सैन्य उसमें बदला जाए, और बदल के किया जाए, जो व्यवस्था अतीत में चली जा रही है, उस व्यवस्था पर जो चोट पड़ रही है, ये हिंदू धर्म पे चोट है, ये इनका कहना था। इसीलिए इन्होंने हिंदू कोड बिल का जम के विरोध किया। हिंदू कोड बिल ने क्या किया था? स्त्रियों को आजादी दी थी, उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया था, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया था, स्त्रियों को यह भी अधिकार दिया था कि आप जिससे चाहे विवाह कर सकते हैं। तो ये सब हिंदू धर्म पे हमला लगता था। और इसीलिए इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी दोनों के पुतले पूरे देश में जलाए, इतना विरोध किया।
और उसी से नाराज होके कि भाई ये सरकार क्यों नहीं कर रही। जाहिर है कांग्रेस के अंदर भी एक धड़ा था जो ये सब शायद उतनी तेजी से नहीं चाहता था, तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया जी। और नेहरू ने फिर कहा कि भाई ये हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास तो कोई अभी जनमत नहीं है, तो जो पहला चुनाव है हम उसको जीतने के बाद लागू करेंगे। तो पहला चुनाव एक तरह से इन्होंने हिंदू कोड बिल पर जनमत संग्रह के रूप में देखा भी था और देखा लड़ा भी था। और लड़ा था, और नेहरू के खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी एक सन्यासी को खड़ा किया गया, जी। है ना। इसके बावजूद नेहरू शानदार सफलता उन्हें प्राप्त हुई, क्योंकि भारत आजादी के आंदोलन के ताप से निकला हुआ था। उस समय चारों तरफ वो आदर्शवाद की हवाएं बह रही थी, जिसमें लोग कह रहे थे नहीं हमें एक ऐसा समाज बनाना है जिसमें सबको बराबरी होगी। मतलब बराबरी केवल किताबी नहीं, बात कॉन्सेप्ट नहीं था, वो लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था। स्वतंत्रता और बंधुत्व जो हमारे प्रियम्बल के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज रहेगा, ये बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। और खुद सरदार पटेल ने कहा है कि ये जो हिंदू राज की बात करते हैं ये दरअसल ये पागलपन है, ये सरदार पटेल ने कहा, जी। बार बार कहा। तो या हमारे चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे हो, जो भगत सिंह की धारा रही हो, सब एक सेकुलर डेमोक्रेटिक भारत चाहते थे, सिवाय आरएसएस के। सिवाय आरएसएस। अच्छा सर, आपने एक बात बोली कि आरएसएस को सीआईए ने उन ताकतों को हमेशा सपोर्ट किया जो समाजवाद के खिलाफ खड़े हो सकते हो। एक बात आपने कही कि जनसंघ जो था वो पुंगी थी, गाजर की तरह खा लेंगे, सफल हुआ तो हुआ। हम देखते हैं इमरजेंसी के बाद समाजवादी जो नेता लोग थे वो काफी जनसंघ में शामिल ही होते हैं, वो पूरी लड़ाई लड़ते हैं। जनसंघ आरएसएस का पॉलिटिकल विंग बताया जाता है, तो समाजवादी तो इनके साथ थे। अब ये एक आपने ऐसी बात छेड़ी है कि मुझे कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये सच बात है कि समाजवादी आंदोलन जिस तरीके से शुरू में संघ के खिलाफ था और होना चाहिए था, उसने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर बहुत एक तरह से कहा जाए उस लड़ाई को कमज़ोर किया। आप जानते हैं कांग्रेस के अंदर ही सीएसपी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, और आज़ादी के बाद वो तेज़ी से समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते थे। जाहिर है नेहरू जी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सबको साथ लेके चलना था, वो उतनी गति नहीं थी उनकी। नया आज़ाद हुआ मुल्क था, तो ये लोग सब क्रांतिकारी थे, तो इन्होंने सब पार्टी छोड़ दी। एक तरह से नेहरू उससे बड़े दुखी भी हुए, क्योंकि नेहरू कमज़ोर हो गए, क्योंकि प्रगतिशील ताकतें जो थी वो अपने को समाजवादी धड़े में, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जयप्रकाश नारायण हो, जेबी कृपलानी हो, ये सब बाहर चले गए। नेहरू का कोटायर तो वही था, वही लोग थे, वही असली समाजवादी, मतलब नेहरू उनके आदर्श थे, एक ज़माने में उनके नेता थे, लेकिन सब नेहरू के खिलाफ। लेकिन नेहरू जी की जो दृष्टि थी, जो उनकी कहा जाए जो छवि थी, उन पर जो विश्वास था, इनको राजनीतिक सफलताएं नहीं मिल रही थी। तब गैर कांग्रेस का वाद का नारा दिया इन्होंने, लोहिया जी ने, और तमाम उन शक्तियों को जो कांग्रेस के खिलाफ थी, उन सबको राजनीतिक चुनावी उसमें एक मोर्चा बनाने के लिए प्रेरित किया। तो पहली बार एक तरह से जनसंघ को एक राष्ट्रव्यापी पहचान मिली, क्योंकि एक मोर्चा बना, और 67 के चुनाव में 7-8 राज्यों में, हिंदी पट्टी के ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी और संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी। बड़ा दिलचस्प है कि उसमें जनसंघ भी था और सीपीआई के लोग भी थे। तो एक कांग्रेस को हटाने के लिए, एक कहा जाए, लोहिया जी कहते भी थे कि हम कांग्रेस को हराने के लिए शैतान से भी हाथ मिला सकते हैं। राम मनोहर लोहिया। हालांकि उस समय मधु लिमय ने बड़ा विरोध किया था और कहा था ये बड़ा खतरनाक बात आप कर रहे हैं, और जनसंघ को या आरएसएस को, क्योंकि जनसंघ सब जानते थे कि आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है। हाँ, तो आरएसएस को इससे मान्यता मिलेगी, एक तरह से वैधता मिलेगी, तो इनको इनसे दूर रहना चाहिए। तो हर तर्क से, क्योंकि वो एक फासिस्ट संगठन है, ये सबकी समझ थी। जब कोई तर्क नहीं चला तो लोहिया ने कहा मधु लिमय से कि मैं तुम्हारा नेता हूं, जो कह रहा हूं मानो, और मुझे एक ट्रायल कर लेने दो। मतलब अब उस ट्रायल का क्या नतीजा हुआ? जनसंघ सरकारों में घुसा तमाम, और 68 का मैं एक आपको उदाहरण देता हूं। जयप्रकाश नारायण जी, जो आगे चलकर जिन्होंने काफ़ी आरएसएस को या वैधता दी, ये कहते हुए कि अगर ये फासिस्ट है, हम फासिस्ट हैं। तो 68 में जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में सांप्रदायिकता के विरुद्ध एक राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें वो उन्होंने कहा
कि जनसंघ के धर्मनिरपेक्षता के दावों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि वो आरएसएस के तंत्र से अपना संबंध तोड़ नहीं लेता। वहीं जनसंघ को तब तक सांस्कृतिक संगठन नहीं माना जा सकता, आरएसएस को तब तक सांस्कृतिक संगठन नहीं माना जा सकता जब तक वो किसी राजनीतिक दल की लगाम अपने हाथ में रखे। तो ये समझ थी जयप्रकाश नारायण की। लेकिन जब 75 का आंदोलन हुआ तो आरएसएस चूंकि एक संगठन था, उसके पास लोग थे, तो जेपी, बहुत लोगों ने शंका जताई कि इनको साथ नहीं लेना चाहिए, लेकिन जेपी शायद किसी जल्दी में थे, एक उम्र हो गई थी, जो भी कहा जाए, उन्होंने इसकी इजाजत दे दी। और ये मानते हुए कि ये बदल रहा है। आरएसएस के लोगों ने, खासतौर पर नानाजी देशमुख ने ये समझाया कि नहीं नहीं, अब वैसा नहीं है, मुसलमानों के लिए भी हम खोल रहे हैं और हम नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं जैसा आरोप लग रहा। तो उनको ये कन्विंस करने में वो सफल हुए। हालांकि मुझे लगता है कि इसमें जेपी थोड़ा कमजोर साबित हुए, उनको आंक नहीं पाए या उन्हें लगा कि शायद हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो आपके सामने है। इन्होंने अपनी शक्ति अर्जित की। सोचिए, जनसंघ का विलय कर दिया, लोप कर दिया, क्योंकि आरएसएस तो है। अच्छा, आपने बताया भी तो था, चला तो चला वरना गाजर की तरह पुंगी है। तो इन्हें लगा कि अच्छा मौका है जब हम मुख्य धारा में आ सकते हैं, तो इन्होंने जनसंघ का विलय कर दिया। कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन आरएसएस की एक खूबी है, ये हर तमाम संगठनों में अपने लोगों को रखता है। अपने लोग कौन? जिनके पास मेंबरशिप फॉर्म ही नहीं है, वो उनको पता है, वो ओटीसी किए हुए लोग हैं, प्रचारक रह चुके लोग हैं। और उनके जरिए एक अदृश्य संगठन की तरह पूरे समाज को, इस समय 2500 से ज्यादा संगठन। अच्छा, हालांकि अभी मैं इस पूरी बात यहाँ कहना चाहूंगा, वैसे तो ये 36 संगठन को ही मानते हैं, लेकिन ये जगह जगह करीब 2500 संगठन, बाकायदा इस पे शोध हुए हैं और वो बता रहे हैं करीब 2500 संगठन है जहां के केंद्रीय पदों पर आरएसएस के लोग हैं। और अंततः वो सारे अपने संगठन की ऊर्जा और शक्ति को आरएसएस और बीजेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि 77 में जब सरकार बन गई, 3 राज्यों में इनके मुख्यमंत्री बन गए जनसंघ के, जो सीधे सीधे आरएसएस के लोग थे। और तब ये हुआ, समाजवादियों को फिर याद आया कि ये तो पूरा सत्ता पे कब्जा करने के लिए बढ़ रहे हैं। तो उनसे कहा गया या तो आप आरएसएस में रहेंगे या जनता पार्टी में रहेंगे। तो सबने इनकार कर दिया। लेकिन आरएसएस में रहने का कोई मानदंड तो था ही नहीं ना। नहीं, उनसे कहा गया कि आप एकदम अलग हो जाइए, आप उनके शाखा में नहीं जाएंगे, आप अपने को स्वयंसेवक नहीं कहेंगे। तो इन सारे लोगों ने, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आरएसएस को नहीं छोड़ेंगे। और तब जनता पार्टी में टूट हो गई। इन्होंने उस समय मोरारजी देसाई ने ये कहा कि भाई ये परेशान कर रहे हैं जिस तरह से। तो 1979 में ये अंतिम, जब जेपी कहाँ पहुँचे, 68 से शुरू हुए और 79 में कहाँ आते हैं 11 साल बाद, 2 मार्च को उन्होंने मोरारजी देसाई को पत्र लिखा। वो लिखते हैं, जेपी लिख रहे हैं, शिकायत मिली है कि संघ सरकार का नेतृत्व हथियाना चाहता है। आपत्ति यह है कि सांस्कृतिक संगठन का स्वांग रचकर ऐसा कर रहा है। मतलब उनका कहना है अगर आप करना है तो खुल के आइए। सांस्कृतिक संगठन का स्वांग रचकर ऐसा कर रहा है। मैंने आरएसएस के हिंदू राष्ट्रवाद की सदैव भर्त्सना की है, क्योंकि यह खतरनाक विचारधारा है और संयुक्त भारतीय राष्ट्र के हमारे आदर्श के विरुद्ध है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं इसकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद के आधारभूत दर्शन की जड़ को ही खोखला ना कर दे। यानी जेपी अंत में यहां पर पहुंचे थे कि आरएसएस भारतीय जो राष्ट्रवाद है, खास तौर पर जो संयुक्त भारतीय राष्ट्र है, जो सबको साथ लेके चलना है, वो हमारे आधारभूत जो हमारा दर्शन है, आइडिया ऑफ इंडिया है, इस पर आरएसएस हमला कर रहा है। तो ये जेपी यहां तक पहुंचे थे। तो जो बात 1950 में सरदार पटेल कह रहे हैं, 1979 में जेपी उस बात को लगभग वही बात कह रहे हैं। और 75 में ये भी हुआ। वैसे आप जानिए, जब भी इन पर हमला हुआ है, ये बहुत तेज पीछे हटते हैं। जब गांधी जी की मृत्यु के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग, हाँ, ये उनकी ट्रेनिंग है। वो जो ब्रह्म प्रकाश ने कहा है ना कि वो बस विनम्रता से गले लगा के और पीठ में छुरा भोगते हैं। जब 75 में जब प्रतिबंध लगा तो बाला साहब देवरस कई बार इंदिरा गांधी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। विनोबा को उन्होंने वो किया। और बाकायदा जब इंदिरा गांधी का जो चुनाव वाला मामला था, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिल गई थी कि वो पीएम रह सकती है। तो बाला साहब देवरस ने चिट्ठी लिख के उसकी प्रशंसा की, उसकी बधाई दी उनको। और
जेल में जितने बंद लोग थे आरएसएस के, उन्होंने माफी मांगकर बाकायदा साइन करके एक बना था कि हम कोई गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, वो सब छूटे, जेल से बाहर आ गए, तुरंत बाहर आ गए। और इन लोगों ने उस समय जो समाजवादी लोग थे उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि भाई हम बार बार ये आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारी तो ये नीति है कि माफी नहीं मांगेंगे। पर इनका नहीं, ऊपर से आदेश है। और बाला साहब देवरस ने यहाँ तक प्रस्ताव दिया कि हम 20 सूत्री जो कार्यक्रम है आपातकाल के दौरान जो सरकार का, उसमें हमारे स्वयंसेवक सहयोग करेंगे। मतलब बाद में ये लोग अपने को आपातकाल के सेनानी बताने लगे, पर सही बात है कि आपातकाल में प्रतिबंध भी तो लगा था। हाँ, तो इसको हटाने के लिए भाई प्रतिबंध लगा था तो आप जेल में रहते, अब क्या दिक्कत है भाई, समाजवादी लोग भी तो जेल में थे ना उस समय। लेकिन इन्होंने तुरंत अपने को कि नहीं हम हमारा कोई संबंध नहीं है। देवरस का पत्र है जिसमें वो इंदिरा गांधी को लिखते हैं कि जो गुजरात में पूरा आंदोलन चला, नवनिर्माण आंदोलन, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इस किताब में ये सारा है, ये देशराज गोयल की किताब में। तो ये लगातार अपने को जब भी हमला होता है तो पीछे कर लेते हैं। अब संयोग से 2014 में किस तरह सत्ता में पहुंचे आप जानते हैं, और उसके बाद जो ये रंग दिखा रहे हैं, ये संविधान बदलने की बात करते हैं। 400 सीट 400 पार क्यों कहते हैं? संविधान को रखा सर पे, लेकिन बदलना है। क्या बदलना है? वो बदलना ये है कि उन्हें जो भारतीय ये जो संघीय ढांचा है इसको एकदम ये पसंद नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ, फेडरल स्ट्रक्चर को पसंद नहीं करते हैं। उनका कहना है कि जैसे सेंगोल आया ना, तो राजाधिराज एक देश में शासन होना, दंडाधिकारी, हाँ दंडाधिकारी। तो MS गोलवलकर का विचार नवनीत है, उसका पेज 227 है, इसको मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें कहते हैं कि अभी होता ना कि 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इनका मानना था कि एक देश एक सरकार एक विधानसभा, यही सब होनी चाहिए। तो लिखते हैं कि इस लक्ष्य की, यानी जो यूनिटरी जो स्टेट है इसको बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम यह होगा कि हम अपने देश के विधान से संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म जो है इसकी संपूर्ण चर्चा को समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दें तथा एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल और एक कार्यपालिका घोषित करें। उसमें खंडात्मक, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई अथवा अन्य प्रकार के गर्व के चिन्ह को भी नहीं होना चाहिए। यानी किसी स्टेट का अगर स्वतंत्र कोई चिन्ह है तो वो नहीं होना चाहिए। इन भावनाओं को, हमारे एकत्व के सामंजस्य को विध्वंस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए। इनका मानना है कि अलग अलग जो राज्य हैं, जो विविधता है, हम लोग तो मानते हैं ना कि विविधता भारत की पहचान है, भारत की शक्ति है। ये कहते हैं विविधता ठीक नहीं। और इसीलिए ये जब हिंदू धर्म को लेकर भी जिनकी समझ है, वो भी जो हिंदू धर्म दरअसल विविधता पर आधारित है, हर तरह के, यहाँ पे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, तरह तरह की पूजा पद्धतियां हैं, सब है। ये सबको एक सुर में लाना चाहते हैं कि सब लोग आरएसएस को अपना एक संगठन मानो और एक स्थायी मतदाता मंडल। अब मान लीजिए किसी आम हिंदू से कहो कि यार बीजेपी हार जाएगी तो हिंदू धर्म हार जाएगा, तो वो क्या कहेगा, यार हमारी वजह से हिंदू धर्म क्यों हारे, चलो एक वोट दे दो। तो लोकतंत्र किस लिए है? लोकतंत्र है लौकिक समस्याओं को हल करने के लिए। हम लोग पहले कई बार बात कर चुके हैं। गवर्नेंस के लिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, रोगी को उपचार मिले, है ना, हमें सुरक्षा मिले, और इसलिए हम सरकार चुनते हैं। ये कहते हैं नहीं, ये सब तो फालतू बात है, हिंदू धर्म की विजय है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की जीत, हिंदू धर्म की विजय है। अब इससे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान क्या होगा कि आरएसएस अपनी तुलना धर्म से कर रहा है, हिंदू धर्म से। मोहन भागवत का बयान, मोहन भागवत ने कहा कि हम जो है हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या आप धर्म हो? वैसे मोदी जी खुद को अवतार घोषित कर चुके हैं, तो मोदी अवतार है और आरएसएस धर्म है। तो हिंदू धर्म को आरएसएस से प्रतिस्थापित करने का ये प्रयास है क्या? मैं वही कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब हिंदू धर्म जो है, खेल इसके नाम पर बेशक खेला जा रहा हो, खेल इसी को रिप्लेस करने का भी तो हो सकता है। ये जो विविधताएं हैं ये सब नष्ट, ये सब हटो, हमें भारत पे राज करना है, एक विधान, एक निशान, ये सब होना चाहिए। और ये कौन करेगा? हिंदू कैसे एकत्रित होगा? आपने कभी मार्क किया है कि हिंदू धर्म की किसी बुराई पर, जिनको हम सामाजिक बुराई मानते रहे हैं, आरएसएस कभी कुछ बोलता है क्या? कभी उसने कहा है कि जो हिंदू हैं उन्हें शादियों में दहेज नहीं लेना चाहिए, या तमाम लड़कियां जिनकी दहेज की वजह से शादी नहीं होती, और हजारों की हत्या आज भी हो रही है। हालांकि अब
चैनल वैनल और अखबार और मीडिया उसको कवर नहीं करता, लेकिन जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, 6000 महिलाएं औसतन हर साल दहेज हत्या की शिकार होती हैं, और ज्यादातर उसमें हिंदू ही है। कभी आपने सुना कि इस मुद्दे पे कभी आरएसएस ने बोला हो? कभी आरएसएस ने, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि भारत एक राष्ट्र तब तक नहीं बन सकता जब तक जाति प्रथा का नाश नहीं होगा। आपने सुना कभी कि इन्होंने जाति प्रथा का नाश करने के लिए कोई प्रयास कभी कुछ किया? किसी कह तरह तो रहे हैं ये कि जाति को भूलना है, धर्म को याद रखना अरे भाई, है। जाति को भूल ऐसे थोड़े भूल जाएंगे आप खुद बताते हैं कि ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया है। जातीय की को एक व्यवस्था की तरह आपको नष्ट करने की जो बात है, एक तरफ आप कहते हैं कि मनुस्मृति संविधान में नहीं है, एक तरफ आप कहते हैं कि मनु हमारे हृदय पर राज करते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जाति को भूल जाओ। तो ये तो आप दरअसल प्रकारांतर में जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, और बहुत लोग इसको अलग बताने की कोशिश करते हैं, मेरे हिसाब से एक फ्रॉड है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब कोई वर्ण व्यवस्था में कर्म आधारित कभी भी नहीं रहा। मतलब आप हजारों साल पहले के पुराने आप जो स्क्रिप्चर्स हैं, भाई क्या कर्ण की क्या लड़ाई थी? कर्णसूत पुत्र था ना जी, यानी निचले वर्ण का था, सो कॉल्ड। वो चाहे वो क्रीड़ा स्थल हो जहां पर उसे नहीं, अरे भाई, द्रौपदी को स्वयंवर में उसे शामिल नहीं होने दिया गया। उससे पहले क्रीड़ा स्थल में जब राजकुमारों की वो चल रही थी, बिल्कुल कि रिहर्सल करके दिखाओ। तो आप अगर सचमुच ऐसा नहीं था तो कर्ण भी तो अर्जुन की तरह धनुर्धारी था, आप उसको क्षत्रिय क्यों नहीं मान लिया? जो पूरा विश्वामित्र की कथा है, विश्वामित्र क्षत्रिय हैं और वो कहते हैं हमें ब्रह्मर्षि बनना है, लेकिन नहीं उन्हें बनने दिया जाता है क्योंकि आप क्षत्रिय हैं। या कर्ण जब ब्राह्मण बन के परशुराम से जाता है वो लेने शिक्षा, तो परशुराम को जब पता चलता है तो वो श्राप दे देते हैं कि तुम मौके पर भूल जाओगे, और वही जब अर्जुन के साथ युद्ध हो रहा है तो उसका वो अपनी शक्ति भूल जाता है। तो जितने भी आप पुराने हमारे वो देख लीजिए, हमको कहीं कोई ऐसा नहीं मिला है जो कहे कि नहीं नहीं आप कर्म आधारित आपका वो है। एक कथा उसकी आती है जाबाली की, जहाँ तक, जिसमें उसकी माँ कहती है कि तुम किसके पुत्र हो हमें पता नहीं, क्योंकि मैं कई उसके साथ, इसको प्रमाण के रूप में पेश किया जाता है। लेकिन ऐसा कभी भी किसी हमको वो नहीं मिलता किसी, यानी आपने आम जीवन में भी हजारों साल के इतिहास में नहीं मिलता है। कभी आस-पास कोई उदाहरण आप बता दीजिए। ये जो लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अलग है, जाति व्यवस्था अलग है, वो मेरे हिसाब से वो एक फर्जी बात है। एक जाति अनुक्रम में ऊंच नीच में बनाकर कुछ लोगों की सर्वोच्चता, संसाधनों पे कब्जा, पढ़ाई पे कब्जा, शास्त्रों पर कब्जा, ये सब तय कर दिया गया था, जिसका आज हम दुष्परिणाम भोग रहे हैं। कभी आपने सुना कि इस जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए आरएसएस की ओर से कोई आह्वान हो? कभी नहीं। वो एक ऐसी व्यवस्था को आखिर इस संविधान ने इस देश के साथ ऐसा क्या किया है जिसको आप बदलना चाहते हैं? क्या उसका अपराध क्या है जिससे आपको परेशानी है? उसने यही किया कि सबको बराबर मान लिया। उसने यही कहा कि स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। तो भागवत जी कहते हैं कि आदर्श हिंदू समाज वो है जिसमें पुरुष बाहर जाके कमाएगा और स्त्री घर संभालेगी। तो एक कोई आपका सपना है ना, जो इस संविधान की वजह से टूट रहा है, जहां स्त्रियां बाहर निकल के नौकरी भी कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। वो मनुस्मृति की उस भाव पर नहीं चल रही हैं कि स्त्रियों को बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन होना चाहिए, वो नहीं मान रही है। यही आपकी तकलीफ है। आपकी तकलीफ यह है कि मजदूर जो है वो कह रहे हैं कि हमें अपने मजदूरी का, श्रम का मूल्य दो, और जब वो आते हैं सड़क पर तो आप देशद्रोही कह दिया जाता है। आप कहते हैं कि हम मुसलमानों से घृणा नहीं करते और अलग उनको नहीं मानते, हेट नहीं करते, सबका डीएनए एक है, ये आप बोलते हैं। लेकिन जब किसी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को सम्मानित किया जाता है, बीजेपी के नेता उसमें शामिल रहते, तो आपके मुंह से फूटता है। मॉब लिंचिंग्स पे आपको कभी मॉब लिंचिंग में कोई अखलाक मारा जाता है, और आपके हिसाब से सब हिंदू हैं इस देश में, तो आपने कभी अखलाक, सो कॉल्ड हिंदू अखलाक के मारे जाने पर क्या कभी विरोध किया? या कभी कहा कि इनके हत्यारों को सजा दो? पूरा बीजेपी से, आरएसएस से जुड़े हुए जितने संगठन हैं, वो नफरत की आंधी उन्होंने पैदा की है इस देश में। जो इस देश की तमाम जो बौद्धिक चेतना, जो हमारी जो परंपरा रही है ना, जिसमें हम ये मानते हैं कि कोई वो है ना, अयम निजो परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जहां ये माना जा रहा है कि कोई गैर है ही नहीं, वहां आपने राजनीतिक पूंजी कैसे पैदा की है, कैसे बनाई है?
हर चीज की, हर समस्या का जड़ आपने कहा ये मुसलमान हम्म, है ना। यानी अगर कोई हिंदू किसी हिंदू को मार दे, आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई हिंदू किसी हिंदू लड़की के साथ बलात्कार कर दे, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुसलमान कहीं भी किसी भी अपराध में शामिल हो तो आप पूरे इस्लाम के खिलाफ आप एक इसका पूरा, मतलब यह है कि आपको बलात्कार से दिक्कत नहीं, कोई- आपको हत्या से दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत मुसलमानों से आप है। मुसलमानों से दिक्कत है। और इस आधार पर यानी आप किसी समाज को कैसे एकजुट करते हैं? कुछ आदर्शों के आधार पर। यानी जैसे आप हिंदू समाज को कि भाई भाईचारा, बहुत से ऐसी संस्थाएं हैं है ना जो कहते हैं कि नहीं सब भेदभाव छोड़ो। और बहुत से सेक्ट हैं इस देश में, कबीरपंथी भी हैं, रैदास को मानने वाले भी हैं, जो यही कहते हैं कि भाई सब लोग बराबर हैं, सब एक साथ चलो। उनके सेक्ट्स बन गए। क्या आपने आरएसएस ने कोई ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए कि आरएसएस में रहने का मतलब यह है कि हम मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं करते हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा तरीका क्या है इकट्ठा करने का? एक साझा दुश्मन दिखाओ। यानी आप एक किसी दुश्मन के खिलाफ सबको एक कर दो, स्यूडो दुश्मन कि आप, हाँ जाहिर सी बात है, एक छद्म दुश्मन पैदा करो जी। और अपने अंदर के जितने अंतर विरोध हैं, जो ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, स्कोप ही मत छोड़ो कि उस पर बात हो। स्त्रियों का उत्पीड़न, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, उनसे आंख बंद करवाइए, इस पर बात ही ना करो, सामने लगा दो एक वो, और उसके बाद खूब लूटपाट करो। आखिर राम मंदिर अयोध्या में जो है उसमें शंकराचार्य भी नहीं है कोई, ना वहां अयोध्या के पुराने बहुत संत महंत हैं। वो तो आरएसएस का कार्यालय बना हुआ है, वहां पे इतनी चोरी कैसे हो रही? वहां करोड़ों रुपए का गबन हुआ, सोने की गदा, चांदी की ईंटें, ये सब गायब। कैसा आप चरित्र प्रशिक्षण दे रहे हो? आप यही कह रहे हो ना हम चरित्र निर्माण करते हैं, और आपके कंट्रोल में जहां चीजें हैं वहां क्या हो रहा ये है? थोड़ी है कि आरएसएस के स्वयंसेवकों ने कर लिया। अरे भाई सारे इन्हीं के लोग हैं ना वहां पे, आप ही के उसमें चल रहा है। चंपत राय कौन है? वो तो बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं ना, चंपत राय के ही उसमें सब कुछ है ना। और सारे लोग आरएसएस और बीजेपी के आप ही के बनाए हुए तो लोग हैं सारे। मेरा यह मानना है कि आरएसएस का पूरा प्रोजेक्ट इस देश की सत्ता पर कब्जा करने का प्रोजेक्ट है, बिना किसी जवाबदेही के। अच्छा, भाई आप बीजेपी की जगह सीधे आरएसएस आए ना, चुनाव लड़े। सत्ता जो है, सत्ता तो है, और सत्ता पे कोई ना कोई तो बैठेगा। वो ठीक आज है। भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कल कांग्रेस बैठ सकती है, अखिलेश बिल्कुल। बैठ सकते हैं, ममता बैठ सकती बिल्कुल। हैं, कोई भी बैठ सकता है जो पर। तो सत्ता पे बैठने का सपना तो कोई भी देख सकता भाई है, सपने में क्या बुराई है? नहीं, बिल्कुल बुराई कुछ नहीं है। आप आइए, आरएसएस अपना पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराए, चुनाव लड़े, अपनी नीतियां सामने रखे और सत्ता पे कब्जा करे। पर वो क्या कर रहा है? हमारा संविधान कहता है कि धर्म और जाति या किसी उन्माद के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, है ना। इन्होंने धार्मिक उन्माद के जरिए एक मतदाता मंडल बनाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं कि जो भी हिंदू हो और वो हमारा साफ, वोटर वो है। हमारा वोट, ये साफ कहते हैं कि संगठन हम इस तरह बनाना चाहते हैं कि पूरा हिंदू समाज ही आरएसएस हो जाए, यानी अलग से नहीं। और इसीलिए इन्होंने हर मोर्चे पर, हर जगह ऐसे ऐसे संगठन बना रखे हैं जहां केंद्रीय स्तर पर इनके प्रचारक लोग बैठे हुए हैं और उन्हीं का पूरा नेटवर्क। और इसी कारण से प्रियंक खड़गे कह रहे हैं कि आप भाई आप संगठनात्मक संरचना जब का आप विवरण इतना दीजिए। बड़ा वो कर रहे हैं, और आपने तो कहा था, सरदार पटेल से वादा किया था कि आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप दूर रहेंगे। ये बीजेपी क्या है? बीजेपी में आपके लोग ही आपके हिसाब से बनते हैं, आप तय करते हैं सब कुछ। यानी बीजेपी खुद अपने में कुछ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, अपना संगठन है नहीं, ही। लेकिन उसमें नियंत्रण किसका है? लाल ये कृष्ण तो आडवाणी डिबेट का विषय हो नहीं, सकता डिबेट है का ना। विषय नहीं। आप देखिए, आप सामने है ना, लाल कृष्ण आडवाणी जो 2009 तक इनके अगुआ थे, आरएसएस नाराज हो गया, अलग हट गए, उनके सारे जीवन की कमाई खत्म हो गई। और हाँ, तो भाई वो बीजेपी के नेता थे ना, लेकिन बीजेपी में एक क्षण वो नहीं रह पाए। उनका पूरा भविष्य जो प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे थे, और होते तो 2014 में वही बनते, फिर हट गए वो। कौन, क्यों हटे? क्योंकि उनकी स्वतंत्र इकाई है ही नहीं। जिन्ना वाला प्रकरण हुआ, वहां पे जाके उन्होंने जो भी बोला जिन्ना की प्रशंसा में, जब लौट के आए तो सिर्फ ये नहीं कि आरएसएस नाराज हुआ, आरएसएस नाराज हो सकता है, पूरी बीजेपी उनको छोड़ के अलग हट गई। जो आडवाणी का झंडा ढोते ढोते, उनका नारा लगाते लगाते जो लोग दशकों तक नारा लगा रहे थे, उन्होंने आडवाणी को तुरंत
मतलब क्योंकि उनकी जो प्रतिबद्धता है हाँ, वो एक अलग जगह तो है। आडवाणी के साथ वही हुआ ना जो आडवाणी ने जनता पार्टी की सरकार के दौरान किया, जब उनसे कहा गया आरएसएस लेकिन चुनो वो या पार्टी तो चुनो, वो वो कहता आरएसएस, उन्होंने आरएसएस चुना, हाँ। यानी आरएसएस के कहने पे आरएसएस चुना, आरएसएस ने तय किया कि आपको नहीं जाना है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है सर कि जब ये पार्टी, जब आरएसएस ये कहती है कि हम चरित्र निर्माण कर रहे हैं या लोगों को हम तैयार कर रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जो अदालत ने भी कहा है ना इस बात को कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, तो वो तैयार ऐसा करते हैं कि भावनात्मक रूप से ऐसा जुड़ाव है कि उनको नहीं छोड़ सकते। भाई तो भाई आप गुरु दक्षिणा मिलती है हाँ। इनको, जो गुरु है, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा जो है वो पैदा हो तो जाती यही है। तो लोकतंत्र के लिए घातक है ना। ये तो डॉक्टर अम्बेडकर की बड़ी मशहूर बात है कि राजनीति में जो व्यक्ति पूजा है वो बड़ी खतरनाक है। और आपने एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऐसी संस्था बना दी और उसमें एक कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं है। जब सरदार पटेल ने कहा था कि आप संविधान बनाइए तो उसमें ये भी शर्त थी, जो विज्ञप्ति जारी हुई थी बैन हटाने की, मेरा ख्याल है ये जुलाई 1949 की बात है, तो उसमें 11 जुलाई, तो उसमें ये भी कहा गया था कि संघ इस बात पे तैयार है कि वो अपने सरसंघ चालक का चुनाव करेगा। आज तक चुनाव नहीं होता। उसको कहते हैं एक चालुकानुवर्तित, यानी जो संघ का सरसंघ चालक है वो अगले के बारे में लिख देता है कि हमारे बाद ये बनेंगे, वसीयत छोड़ के जाते हैं। वो मतलब तो एक टिपिकल जो एक परिवार वो है ना कि पिताजी हैं, पिताजी जो कहेंगे वो चलेगा। तो लोकतंत्र तो ऐसे नहीं चल सकता ना। ये लोकतंत्र का सवाल है कि एक व्यक्ति की, अब ये कह रहे हैं कि साहब सेना को 6-7 महीने लगते हैं तैयारी करने में कोई लड़ाई, और इसके हम 3 दिन में स्वयंसेवकों को संगठित कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ये भारतीय राज्य को चुनौती है। आप इसका मतलब एक आप अर्धसैनिक बल के रूप में आपने एक पूरी पैरामिलिट्री फोर्स तैयार कर रखी है। और ये बात अब छिपी हुई नहीं है, न जाने कितने इस पर वो आ चुके हैं। नांदेड़ में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें वहाँ एक वो था ना जो बजरंग दल का, उसने हलफनामे में दिया है कि हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है बम बारूद इन सब चीज़ की। तो ये जगह जगह इनके हथियारों की ट्रेनिंग, और ये किसके लिए? क्या आपको पुलिस पर विश्वास नहीं है? भाई आपकी राज्य व्यवस्था है ना। मुझे क्यों हथियार की जरूरत नहीं? क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि अगर मुझ पर कुछ होता है तो हथियारबंद लोग हैं, तो पुलिस है हमारी सुरक्षा करेगी। अगर मुझे स्टेट पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, तो एक नागरिक के तौर पे हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, पुलिस की है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक सेना की है। आप भर्ती करा दीजिए, आप कहिए कि जो देश आपको देश सेवा करनी है, सेना में भर्ती हो, पुलिस में भर्ती हो। आप एक अतिरिक्त पैरेलल फोर्स बनाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भारतीय सेना को 7 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, हम 3 दिन में खड़ा कर देंगे। इसका मतलब आपने कोई गुप्त रूप से एक बड़े प्लानिंग की तैयारी कर रखी है। तो क्या आप देश को गृह युद्ध की ओर ले जाना चाहते हैं? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए जिस तरह आरएसएस हथियारबंद अपना प्रशिक्षण देता है और जिस तरह पद संचलन, मिलिट्री ड्रिल है वो बेसिकली, अगर और धर्म के लोग भी करने लगे तो क्या उसे हम मानेंगे इसी तरह? अगर बाकी धर्म के, मान लीजिए मुसलमान इस तरह की एक फोर्स बनाकर और ऐसे ही ड्रिल करने लगे और हथियारों का प्रशिक्षण देने लगे तो तुरंत उन्हें देशद्रोही कह दिया जाए। कबीलाई युग में थोड़ी वापस जाना है। तो ये तो कबीलाई युग की ही बात हो रही ना। आप क्यों, अगर इस देश में एक सेना है, एक पुलिस है, तो आपको किसी वर्दीधारी संगठन की, एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन की जरूरत क्यों है? आपको कोई लक्ष्य है इसका मतलब कि कल कोई ऐसी स्थिति आए तो आप सीधे खड़े हो जाए? तो ये तो मतलब स्टेट को चुनौती है ना। आज आप स्टेट पे चुनाव के जरिए काबिज हैं, कल अगर नहीं रह पाए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। संभावना, शंका। और अंततः हो क्या रहा है? मान लीजिए आपकी सत्ता है, आप 20 राज्यों में हैं, आप केंद्र में हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप इस देश के संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ लुटा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। मुझे याद है ये लोग जब स्वदेशी जागरण मंच दुनिया भर की बातें करते थे, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 90s, राजीव दीक्षित, तमाम आरएसएस के लोग, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, आरएसएस के लोगों ने एक स्वदेशी जागरण मंच बनाया था और उस समय उनकी भाषा और वामपंथियों की भाषा में बहुत फर्क नहीं होता था। यही कहते थे जल जंगल जमीन की लूट हो रही। और आज आप सत्ता में है, स्वदेशी जागरण मंच कहाँ गया? आपने अडानी अंबानी पर जिस तरह लुटाया है, ये क्या हो रहा है? आप इस देश के खनिज पदार्थों को, इस देश के पूरे प्राकृतिक संसाधनों, जमीनों को, जंगलों को
अभी तो आपने अंडमान वाला जो मसला है आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा। आप हजारों एकड़ पेड़ कटवा रहे हैं, आप पूरा खनिज किसको, तो इसीलिए इनको, अच्छा इनको पैसा वहीं से आ रहा है, मिल रहा है, खूब पैसा मिल रहा है। जो बॉन्ड थे वो क्या थे, तो अगर आप देखें गुरु दक्षिणा से मिल रहा है। अरे गुरु दक्षिणा तो यही है, यही गुरु दक्षिणा है ना, कि क्या आप हमारे हितों की रक्षा करें, हम आपको पैसा दे रहे हैं और आप हमारे हितों की रक्षा करिए। यानी सामाजिक स्तर पर आप एक पुराना जो मध्ययुगीन ढांचा था हिंदू धर्म का, जिसमें स्त्रियों को, दलितों को, श्रमिकों को, कृषकों को आज़ादी नहीं थी, आप वो चाहते हैं। कृषि कानून उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप किसके हित के लिए लाए थे तीनों कृषि कानून। 700 किसान मारे गए, आप क्या वो हिंदू नहीं थे उसमें? वो भी तो थे ना। नोएडा में कितने मजदूर जब आंदोलन कर रहे थे तो अभी कितने लोग जेल में पड़े हुए हैं, आपने देशद्रोही कह दिया क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि उनके श्रम 12,000 की जगह 14,000 की 14,000 दो, या उनके काम के घंटों का निर्धारण करो। तो इस देश में आर्थिक रूप से शोषण का चक्र चलता रहे, सामाजिक रूप से गैर बराबरी बनी रहे, अंततः जो सरकार है वो इसी की तो व्यवस्था कर रही है। और इस देश का जो क्रोनी कैपिटलिस्ट क्लास है वो पूरी तरह से इससे मेहरबान है। तो मुझे बार बार लगता है कि जो मुसोलिनी ने कहा था फासिज्म की परिभाषा क्या है, वहीं से फासिस्ट पार्टी तो उसी की थी ना। तो उसने कहा स्टेट प्लस कॉरपोरेट इज इक्वल टू फासिज्म। तो ये जो है भारत में हम यही देख रहे हैं, स्टेट जो है हमारा वो कॉरपोरेट्स के साथ नत्थी है, और इसीलिए फासिज्म है कि इसके खिलाफ बोलने वाली हर आवाज को आप दबा देते हैं। इस समय आप मीडिया का हाल देख लीजिए, आप बोल नहीं सकते, बोलने वाले सब बाहर हैं। आप सड़क पे निकलते हैं तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है, कोई आवाज उठाता है तो दुनिया देख रही है, और इसीलिए आपको इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहा जा रहा है। वीडम की जो रिपोर्ट है। एक मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा और आखिरी तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। प्रियंक खारगे जो डिमांड कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाए आरएसएस का, आरएसएस के पूरी घटनाक्रम पे कई बार हम लोगों ने बातचीत की है और दर्शकों ने देखा भी है, गांधी की हत्या और उसके बाद आरएसएस का षड्यंत्र, ये सब आप देखना चाहते हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल भी जाएगी चर्चा की। पंकज जी ये बताइए कि प्रियंक खड़गे कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाए आरएसएस के रजिस्ट्रेशन से ये जितनी मुसीबतें हैं या जितनी दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी। आरएसएस दूर होंगी नहीं होंगी बात की बात है। पहले तो आपका जो अदृश्य रूप है, जो मायावी रूप है कि आप हैं भी और नहीं भी। फिर से अदृश्य मैंने लिखा भी था, आपने एक बार और प्रयोग किया था, गुप्त भी आपने प्रयोग किया था। मोहन भागवत का भी ये कहना है और ये बात आप समझाएं भी, अगर अदृश्य होती तो बैन कैसे लगता? एक्नॉलेज तो कर रही है ना सरकार। कहने का मतलब है कि आप हैं क्या, आप हैं, लेकिन जैसे आप हैं, आप कई श्रेणियों में आते हैं। आप पत्रकार हैं, आप जहाँ काम करते हैं उसमें आप पैन भी होगा, आपका आधार भी होगा, सब होगा, आपके संगठन का भी रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। तो आप हैं, लेकिन आप किस कानूनी दायरे में? हम सब किसी न किसी कानूनी दायरे में आते हैं, है ना। हम अगर कमाते हैं तो हम टैक्स देते हैं, हमारी एक पहचान आधार के रूप में। हम घर खरीदते हैं तो हमारे नाम पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो नागरिक तो एक संगठन के रूप में उस आप बताइए कि आप हैं क्या। नागरिक होने के नाते संविधान जो है, हम संविधान की ही बात कर रहे हैं, संविधान अनुच्छेद 19(1)(c) जो है वो कहता है कि नागरिकों को एसोसिएट होने का, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। कोई कानून ऐसा बाध्यकारी नहीं है कि आपको जो है सो नहीं, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। और उसके बाद अगर आप 12 मंजिला 3 टावर खड़ा करते हैं दिल्ली के हृदय स्थल पर अपने मुख्यालय के रूप में, तो ये पूछा नहीं जाएगा ये पैसा कहां से आया? इसमें क्या दिक्कत है? आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, मान लिया, तो आप ये बताएंगे ना कि ये पैसा फला। ये रजिस्ट्रेशन से इसलिए डर रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं है कि इनके पास पैसा आ रहा है, बहुत लोग जो पैसा दे रहे हैं वो कौन है वो भी सामने आ जाएगा। क्योंकि जब आप इनकम चक्र में है कौन, आप इनकम टैक्स देते हैं तो सिर्फ आप अपनी कमाई ही नहीं बताते हैं, आप ये भी बताते हैं कि वो कमाई आपको हुई कहां से, स्रोत बताना पड़ता है। तो ये इसलिए नहीं चाहते हैं रजिस्ट्रेशन। या जैसा आपने कहा बजरंग दल, जिस तरह से बजरंग दल तो इनका घोषित संगठन है, हर जगह जो जुलूस निकलते हैं और मस्जिदों पे जाके बड़ा बड़ा जो तांडव करते हैं, तो उसमें हो जाएगा ना कि आदमी फला वो है। और ये इनका रजिस्ट्रेशन से एक बचाव ऐसा भी दिखता है कि आपको कि एक ताकत है, उस ताकत के सैकड़ों हाथ हैं,
ठीक वो है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कोई। सैकड़ों हाथ हैं। अब अगर कोई दिक्कत हुई तो एक हाथ काट देंगे, ताकत बनी रहेगी। ताकत बनी रहेगी और ये सारे लोग जो हैं ये किसी भी तरह की जवाबदेही में नहीं रहेंगे। आप कोई भी संगठन उठा के देख लीजिए, आप कांग्रेस ने लंबा आंदोलन किया, देश आजाद हुआ, आज भी आपको ये पता चल जाएगा कि फला अधिवेशन में किसने क्या कहा था। मिनट्स बनते हैं। राइट। संविधान सभा में जो बहस हुई, आप किताबों में न जाइए, आप केवल इंटरनेट आर्काइव पे चले जाइए, तो संविधान सभा की बहस में किसने क्या बोला ये आपको स्पष्ट हो जाएगा, है ना। ठीक बात है, रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड होता है। आरएसएस में किसने क्या बोला, कौन सी बहस हुई, कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हमें तो जानना पड़ेगा ना। मतलब आप क्यों डॉक्यूमेंट करने से डरते हैं? आप एक संगठन है और छोटे मोटे संगठन नहीं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कोई चाट का ठेला एक दुकान कहीं एक किसी नुक्कड़ पे लगा ले तो लोग ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर उसकी दुकान हर चौराहे पे नजर आने लगे, बोर्ड नजर आने लगे और उसका एक बड़ा तंत्र नजर आने लगे, तो पूछा जाएगा भाई आपका कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि नहीं है ना। कोई आप हो सकता है आपके नुक्कड़ पे ऐसे कोई, ठीक बात, उसको ध्यान नहीं देगा कोई। मुझे एक चीज, तो आरएसएस अभी इतने बड़े कि आप इस देश की सत्ता पर जो लोग काबिज हैं वो आपके प्रशिक्षण से निकलते हैं, आपके प्रचारक रहे हैं, तो पूछा जाएगा आप हैं कौन, आप करना क्या चाहते हैं। गुरु हैं, दक्षिणा मिलती है। बहरहाल एक जो मांग है सर कि कार्यालय किसका है, प्रतिनिधि आपके कौन कौन है, कार्यालय धारक कौन है, ये सारी डिटेल आप दे दीजिए। अब अगर ये डिटेल मिल जाती है तो भाई जो अपोजिंग ताकतें होंगी, क्योंकि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी दिखता ही है और पॉलिटिकल हस्तक्षेप तो क्लियरली है, तो अपोजिंग पावर अगर आता है तो जो आपके कार्यालय धारक होंगे या आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हो सकता है वो थोड़े से दबे, नहीं वो जिम्मेदार होंगे। अभी हालत ये है कि अभी जैसे वहां पर गए कोई बयान दे दे, मान लीजिए आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और उस बयान से कोई दिक्कत हो तो कहते हैं नहीं अधिकृत नहीं है, इनसे क्या हमें मतलब, जो हमारा है ही नहीं। हाँ है ही नहीं, ये ठीक है नहीं, इन्हें बयान देने का अधिकार किसने दिया है। तो आपके प्रतिनिधि भी स्पष्ट होने चाहिए, जैसे होता नहीं भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी पार्टी के होते हैं, कोई भी नहीं बन सकता, यू कैन नॉट बी रैंडम। हाँ, तो ये जो है इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या में मतलब बहुत स्पष्ट था कि अगर नाथूराम गोडसे का कागज पे वो सब होता तो आरएसएस भी जाता, तो कोई प्रस्ताव थोड़ी पारित किया था उन्होंने। वही बात है ना कि हाथ कट जाए, ताकत जो है वो बरकरार रहे। और गोपाल गोडसे जो नाथूराम गोडसे का भाई है, जब वो छूट के आया तो उसके करीब 30 साल बाद कभी इन्होंने कह दिया, लालकृष्ण आडवाणी उस समय सत्ता में थे लोग, इन्होंने कहा नहीं हमारा गोडसे से कोई संबंध नहीं। तो फ्रंट लाइन में गोपाल गोडसे ने एक पूरा इंटरव्यू दिया और आडवाणी की बड़ी लानत मलामत की, कहा ये कायरता है, कहा कि हम उस समय इसलिए इनकार किया था नाथूराम गोडसे ने कि आरएसएस पर कोई और गाज ना गिरे, ये लोग कहीं गोलवलकर न जेल में चले जाएं, है ना, इसलिए हम लोगों ने इनकार किया था, पर हम लोगों ने कभी आरएसएस नहीं छोड़ा, वो हमारा परिवार है। तो इन्होंने परिवार की तरह पूरा माहौल बना रखा है, तो जब जिसको चाहते हैं उसको वो कह देते हैं कि ये हमारा खारिज है, इसको हम नहीं। ठीक बात है, दोहराई जाएगी वही बातें जो कई बार बोली गई हैं आरएसएस के बारे में। आपने चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का भी वो कथन जो है सुनाया कि बहुत अनुशासित संस्था है। अनुशासित तो है, अब बहुत बड़ी संस्था भी है और बहुत इम्पैक्टफुल संस्था भी है। देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। अब तो 12 मंजिला इमारत आप कह रहे हैं, 3 टावर जो है दिल्ली के दिल में बना रही है आरएसएस, तो बहुत बन चुका है। अच्छा, अभी आप जो कह रहे हैं ना, इस पे गांधी जी का एक वक्तव्य है, प्यारे लाल ने वही पूर्णाहुति में लिखा है कि जब उनसे कहा गया कि आरएसएस बहुत अनुशासित है, तो गांधी ने कहा भूलो मत, हिटलर के नाजी और मुसोलिनी के फासिस्ट भी ऐसे ही थे। यानी ये एक निरंकुश दृष्टि वाला एक सांप्रदायिक संगठन है, ये उनकी समझ थी गांधी जी। ये प्यारे, चलिए अब गांधी की समझ की आलोचना भी काफी हो ही रही है, और आरएसएस के हाथों में अगर नियंत्रण रहेगा तो वो आलोचना होगी। एक चीज और बता दें हम आपको, इस बात को उस समय इसलिए भी समझ लिया गया, तो 1934 में राजेंद्र बाबू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, एक प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने कि कांग्रेस का कोई सदस्य आरएसएस हिंदू महासभा का सदस्य नहीं हो सकता, सांप्रदायिक ताकतें जिनको माना गया उनमें उनका सदस्य नहीं हो सकता। और ये प्रस्ताव फिर 1938 में जब सुभाष बाबू अध्यक्ष बने तो फिर एक तरह से उसको दोबारा एक तरह से उस पर बल दिया गया। और सुभाष बाबू, ये लोग आज इतनी बात करते हैं, सुभाष बाबू 1939 में जब भारत छोड़ के जा रहे थे उसके पहले एक बार उन्होंने हेडगेवार से मिलने का प्रयास किया, बाकायदा
नासिक भेजा, बम्बई में थे, नासिक जी। किसी को भेजा और हेडगेवार ने बीमार होने का नाटक किया, अच्छा। मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन आप जब इनको पढ़ेंगे, आप इन्हें झूठ बोलने में महारत हासिल है, इनके आप साहित्य पढ़िए तो उसमें लिखा जाएगा कि कैसे सुभाष बाबू जो है वो प्रेरित हुए, हेडगेवार से प्रेरित हुए, और खूब जितना, और मतलब अपने अपने उनके बारे में, अपने सरसंघ चाल के बारे में इतना ये लोग उनकी छवि बनाने में इतना झूठ लिखते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो सांप्रदायिक ताकतों और सांप्रदायिक ताकतों के राजनीति में आने पर क्या कहते थे वो भी आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में। पंकज जी के साथ उस पर हमने विस्तृत चर्चा की है और वो जरूर आप मतलब सारी वीडियो जरूर आप देखें। मतलब मैं तो बड़ा लाभान्वित होता हूं और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के लगता है कि आप भी लाभान्वित होते ही होंगे। तो भाई देखिए, बड़ी संस्था तो है ही सर, 60,000 से ज़्यादा शाखाएं तो ये लगा ही रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं ही जो कहते हैं कि आरएसएस जो है हम उसके सदस्य हैं। संसद के अंदर लोकसभा तक में स्पीकर साहब जो हैं वो आरएसएस का महिमा मंडन करते ही वो है आरएसएस के तो महिमा मंडन करेंगे। उनका वर्दी में आपको चित्र मिल जाएगा। गोदी मीडिया जो है वो आरएसएस का महिमा मंडन करे। तो आप बहुत बड़ी ताकत है, आप बहुत बड़े लोग हैं, पंजीकरण करवा लीजिए। आप तो कहते ही हैं कोई फ्रॉड नहीं है, आप कहते हैं सब कुछ खुला है, सब कुछ खुला है तो कागजों में भी आ जाए, कोई दिक्कत होनी नहीं। और कम से कम खुद की तुलना हिंदू धर्म से करने की जो एक मेरी नज़र में जो एक अपमानजनक एक टिप्पणी है उससे बचना चाहिए। ये बहुत ही अहंकार का शिखर है। अफसर कह रहे हैं बचना चाहिए, हो सकता है मिशन ही यही हो, विजन ही यही हो। आपको क्या लगता है मिशन विजन क्या है वो जरूर बताइए। और प्रियंक खरगे का ये जो डिमांड फिलहाल आया है, और प्रियंक खरगे माध्यम हो सकते हैं एक, इस तरह की बात लगातार होती रही है कि आरएसएस खेल ही रही है तो खुलकर खेले, कागजों में खेले, ताकि नियम कायदे जो हैं वो इसका अंत करते हुए मुझे लगता है कि सरदार पटेल की, चूंकि आरएसएस सरदार पटेल की बहुत बात करता है, उसको मैं यहाँ पे 4 लाइन उनकी बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। सरदार पटेल कहते हैं, ये 1950 में उन्होंने एक बाकायदा सभा को संबोधित करते हुए अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने कहा कि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर एक मुसलमान को महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय होने के नाते उसका समान अधिकार है। यदि हम उसे ऐसा महसूस नहीं करा सकते तो हम अपनी विरासत और अपने देश के लायक नहीं हैं। अब इससे बड़ी बात क्या कही जाए। तो आप हिंदुस्तान के लायक हैं या नहीं हैं, लौह पुरुष सरदार पटेल ने एक मानक दिया है, उस मानक के तहत आप ये सोचें और सबको उस लायक बनने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, बन जाना चाहिए। आरएसएस को पंजीकरण करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, प्रियंक खरगे की जो डिमांड है उस पर आपकी क्या राय है, इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, उस सबका हमें रहेगा इंतजार। आपने हमें देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया पंकज जी चर्चा करने के लिए। बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत धन्यवाद।